कि वो जिस हॉस्टल में शिफ्ट हुई है उसके कमरे में कुछ ऐसा राज है जो कि उसकी जिंदगी आने वाले दिनों में बद से बदतर बना देने वाला है। ये चारों लड़कियां मधु को वार्न करती है कि जितनी जल्दी हो सके इस रूम को छोड़कर चली जाए। रिमी प्रेग्नेंट थी और जॉब करती थी, तो उसके पीछे एक आदमी उसे टच करता है तो पाती है कि उसके टॉप पर उस आदमी का सीमन लगा हुआ है। मधु को किसी की प्रेजेंस फील होना और उसका ग्वालियर वाला ट्रॉमा भी उसके सामने बार बार आ रहा था। कुछ लड़कियों की मौतें भी हो रही थी जिनके हाथों पे एक अजीब तरीके का निशान मिलता था। एक सीन तो निर्भया केस के ऊपर भी हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक लड़की के साथ में एक रोड से क्या क्या किया जा सकता है और इस कारण से वे दोनों आपस में प्यार करना भी भूल गए थे। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सीरीज का रिव्यू डाला था और ये सीरीज काफी अच्छी चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक्सप्लेनेशन भी लेकर आए। आप लोगों ने सीरीज का ट्रेलर तो देख लिया होगा और उससे पता ही चल चुका होगा आपको कि सीरीज कितनी ज्यादा खौफनाक है। इस सीरीज का नाम है खौफ और उसका IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार चल रही है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। तो चलिए क्यों ना इस सीरीज को आगे देखते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत इस सीजन के पहले चैप्टर लेडीज हॉस्टल से शुरू होती है, जहाँ पर अनु नाम की एक लड़की देर रात को अपने हॉस्टल लौट रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर दूर से कोई उसके ऊपर लेजर पॉइंट करता है, तो जिससे डरकर अनु वॉचमैन को बुलाने लगती है। काफी देर के बाद में वॉचमैन आकर गेट खोलता है और देर से गेट खोलने को लेकर दोनों के बीच में आर्गुमेंट होती है, जिसके बाद में अनु 3rd फ्लोर पर बने अपने रूम की तरफ जाती है और वहाँ पर उसे अपना डोर खुला हुआ दिखाई देता है। जब वो डोर को खोलती है तो वो अपने सामने अपने दोस्तों को पाती है जिन्होंने उसके लिए बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ये चारों दोस्त इसी हॉस्टल में रहती थी, जिनके नाम थे स्वेटलाना, रीमा, कोमल और निकी, जिनमें से रीमा प्रेग्नेंट थी। हमें यह भी पता चलता है कि रोज हॉस्टल आते टाइम कोई इंसान दूर से उनके ऊपर लेजर मारता है, जिसे लेकर वे लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन फिर इन सभी बातों को इग्नोर करके अनु के नए घर की बात करते हैं, क्योंकि अनु जल्दी इस हॉस्टल से निकलकर एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाली थी, जिसे लेकर वो बहुत एक्साइटेड थी। उसकी खुशी के साथ साथ सभी दोस्त भी खुश थे, लेकिन इन सब के बीच भी अनु उस मिस्टीरियस पर्सन को लेकर डरी हुई थी, क्योंकि उसे आज हॉस्टल पहुंचते समय ऐसा फील हो रहा था कि वो अपने हॉस्टल नहीं पहुंच पाएगी और कोई बीच रास्ते में उसके साथ में कुछ बुरा कर देगा। निकी की फैमिली बहुत ही अमीर थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वो हकलाया करती थी। सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और इस वजह से वो अपनी फैमिली और अपनी रिच लाइफ को छोड़कर इस हॉस्टल में इन सभी लोगों के साथ में रहती थी। पर अनु की सिचुएशन ऐसी नहीं थी, उसे जल्दी से इस हॉस्टल से निकलकर उस घर में शिफ्ट होना था। सीन कट होता है और कहानी 6 महीने बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हम मधु को देखते हैं, जो कि ग्वालियर से दिल्ली एक नई लाइफ को शुरू करने के लिए आई थी। रेलवे स्टेशन से उसे उसका बॉयफ्रेंड अरुण पिक करता है और उसे अपने रेंटिंग अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ पर उसके साथ में उसके 2 दोस्त और भी रहते थे। इसके बाद में मधु नहाने चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके कान पर एक पुराना जख्म है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर जब मधु अरुण के रूम में आती है तो दोनों बातें करते करते एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट होने से पहले अरुण उसका कंसेंट भी लेता है। लेकिन जब वो दोनों इंटीमेट होने वाले थे तो मधु को पास्ट की कुछ डरावनी बातें याद आती है और वो अरुण के साथ में इंटीमेट नहीं हो पाती है। अरुण को भी मधु की बात पता थी और इसलिए वो भी इंटीमेट होने के लिए उसे फोर्स नहीं करता है। फिर अगले दिन अरुण मधु को एक इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर उसे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, बस उसे ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। जिसके बाद में मधु अरुण और बेला से मिलती है। बेला ग्वालियर से ही थी और उसने मधु को ये जॉब दिलवाने का प्रॉमिस किया था। साथ ही बेला ने अपने बॉयफ्रेंड नकुल की मदद से एक हॉस्टल का पता किया है ताकि मधु वहाँ पर रह सके, और वो हॉस्टल मधु के बजट का भी था। नकुल नाम सुनकर मधु कुछ टेंशन में आ जाती है। तभी नकुल दूर से बेला को आवाज देता है और बेला उसके साथ में चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद में मधु अरुण के साथ में उसी हॉस्टल को देखने के लिए जाती है। हॉस्टल की वार्डन ग्रेसी बहुत ही स्ट्रिक्ट थी और वो एक गवर्नमेंट हॉस्टल था और उस हॉस्टल में एडमिशन पाने के लिए जॉब के पेपर, लोकल गार्डियन और हेल्थ सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते थे। लेकिन फिर भी मधु उस हॉस्टल का रूम देखना चाहती थी और इसलिए ग्रेसी उसे 3rd फ्लोर के उसी रूम में लेकर जाती है जहाँ पर पहले अनु रहा करती थी, और वहाँ पर अनु का एक बॉक्स भी पड़ा हुआ था जिसे वो लेकर नहीं गई थी। रूम बहुत ही पुराने टाइप का था, लेकिन फिर भी मधु ने मन बना लिया था कि वो इस रूम में रहेगी। लेकिन अरुण को वो हॉस्टल जरा भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो वार्डन 6 मंथ का रेंट एडवांस मांग रही थी। ऊपर से गेट से मेन रोड तक का रास्ता बहुत ही लंबा था और पीछे के गेट से मेन रोड तक का रास्ता छोटा था। ये वही रास्ता था जो कि बहुत ही सुनसान रहा करता था और वहाँ से निकलने में लड़कियों को डर लगता था। लेकिन मधु के मुताबिक पूरी दिल्ली ही अनसेफ है और इस हॉस्टल का रेंट बहुत ही कम था, जो कि कहीं और उसे नहीं मिलेगा। मधु की जिद के आगे अरुण भी मान जाता है और वो उसे अपनी पहचान के एक डॉक्टर शोहिनी के पास में लेकर जाता है, क्योंकि उसे मधु का हेल्थ सर्टिफिकेट हॉस्टल में देना था। शोहिनी ने अपना क्लिनिक घर में शिफ्ट कर लिया था और उसे एक असिस्टेंट की भी जरूरत थी और इसीलिए वो मधु को ज्वाइन करने के लिए कहती है। मधु भी सोच लेती है कि वो अपनी जॉब के साथ साथ असिस्टेंट की जॉब भी करेगी,
फिर रात के समय हम हॉस्टल में 3 लड़कियों को देखते हैं जो कि छुपते छुपाते अनु के रूम में घुसती है और वहाँ पर ओइजा बोर्ड का गेम खेलकर अनु की घोस्ट को बुलाने लगती है। मतलब कि अनु की मौत हो चुकी थी और इसलिए उसका बॉक्स अभी भी उस रूम में पड़ा हुआ था। तभी स्वेटलाना उस रूम का डोर नॉक करती है और डोर खुलते ही वो उन लड़कियों को बाहर निकलने को कहती है, लेकिन वो लड़कियां स्वेटलाना की कोई बात नहीं सुनती है और उसे गाली देकर डोर को लॉक कर लेती है। तभी अचानक से रूम में कोई हलचल होती है और कैंडल्स अपने आप बुझ जाती है। डर के मारे लड़के चिल्लाने लगती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर नहीं खुलता है। रूम के बाहर रीमा, स्वेटलाना, निकी और कोमल उनके चिल्लाने की आवाज सुन रही थी, बट वो उनकी कोई हेल्प नहीं करती है। उनके चिल्लाने की आवाज वार्डन ग्रेसी भी सुनती है और उस आवाज को लड़कियों की बदतमीजी सोचकर उसे इग्नोर करके अपने कैबिन में ड्रिंक पीने के लिए चली आती है, जहाँ पर उसकी दोस्त कांस्टेबल इलू मिश्रा बैठी हुई थी। हमें इन दोनों की बातों से पता चलता है कि इलू का बेटा जीवा 6 मंथ से मिसिंग है और 6 मंथ पहले ही इलू ने अपने बेटों को पैसे देकर छुड़वाया था, लेकिन उसकी चोरी चकारी और बदमाशी वाली हरकतें सुधर नहीं पाई। उसके इसी छोटे मोटे क्राइम की वजह से वो पुलिस में जीवा की मिसिंग रिपोर्ट भी फाइल नहीं कर सकती है। अब सिर्फ उसका एक दोस्त है बबन, बस उसी से जीवा की कोई खबर मिलने की उम्मीद है। बबन भी कुछ टाइम पहले स्मगलिंग के केस को लेकर राजस्थान की जेल में था। इलू को इतना परेशान देखकर ग्रेसी उसे कंफर्ट करती है क्योंकि आखिर दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। अब अगले दिन ग्रेसी रीमा को अपने घर वापस जाने को कहती है। वो अभी 8 महीने से प्रेग्नेंट है और उसका अपने घर में रहना ठीक होगा। ग्रेसी ने उसके हस्बैंड से भी कांटेक्ट कर लिया था, लेकिन किसी वजह से रीमा अपने घर जाने से ग्रेसी को मना कर देती है। 8 महीने से प्रेग्नेंट होने के बाद भी वो इसी हॉस्टल में बंद रहना चाहती थी। ऊपर से वे सभी लोग अनु के रूम को भी बंद रखना चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि कोई आकर उस रूम में रहे, लेकिन ग्रेसी उनके इस नाटक से परेशान हो चुकी थी। जो भी लड़की उस रूम में रहने आती थी वो उसे भगा देते थे क्योंकि वो रूम उनकी दोस्त का था। बट अब अनु की मौत के बाद में उस रूम में नई लड़की आकर रहेगी। अगर उन लोगों ने और कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी तो ग्रेसी उनको हॉस्टल से बाहर निकलवा देगी। फिर उसी दिन मधु हॉस्टल के 3rd फ्लोर वाले अनु के रूम में शिफ्ट हो जाती है। हॉस्टल में लड़के अलाउड नहीं थे तो इसलिए अरुण बाहर से चला जाता है। फिर जब मधु अंदर आकर अपना बैग अनु के उस बॉक्स के ऊपर रखती है तो बैग अपने आप फ्लोर पर गिर जाता है, लेकिन मधु इस चीज को इग्नोर कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलू के स्पेशल रिक्वेस्ट पर कुछ पुलिस ऑफिसर ने बबन को पकड़ा हुआ था। पुलिस वैन के अंदर जाकर इलू बबन को मार पीट कर जीवा के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि मिसिंग होने से पहले जीवा पुरानी दिल्ली के एक हकीम के पास में काम किया करता था। फिर अब हम उसी हकीम को देखते हैं जिसके पास में भल्ला नाम का एक पर्सन अपनी सेक्सुअल बीमारी को लेकर आया हुआ था। तब हकीम उसे कहता है कि उसकी पहले वाइफ की घोस्ट उसे सेक्सुअली कमजोर कर रही है ताकि वो अपनी दूसरी वाइफ के साथ में इंटीमेट न हो पाए। फिर हकीम एक बिच्छू को मारकर उसके साथ में कुछ चीजें मिलाकर भल्ला को पिला देता है। भल्ला जो कि नॉनवेज नहीं खाता था वो उसे पी लेता है, जिससे पीने के बाद में उसे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। यहाँ पर भल्ला एक बहुत ही पावरफुल पर्सन था, तो इसलिए हकीम की रिक्वेस्ट पर वो बबन को जेल से छुड़वाने का प्रॉमिस करता है। भल्ला के जाते ही कांस्टेबल इलू मिश्रा हकीम के पास में आती है अपने बेटे जीवा के बारे में पूछने के लिए। हकीम के मुताबिक जीवा उसके पास में काम जरूर करता था, लेकिन उसने काफी महीने से उसे नहीं देखा है। जीवा उसके लिए मेडिसिन बनाने का सामान लाया करता था और उसकी वजह से उसे काफी नुकसान भी हो रहा था और वो पैसे लेकर अचानक से गायब हो गया। उसकी बात सुनने के बाद में इलू हकीम को कहती है कि जीवा उसका बेटा है। तब हकीम उसे अपना नंबर देता है ताकि किसी भी प्रॉब्लम में वो उसे बुला पाए। दूसरी तरफ मधु 3rd फ्लोर के बाकी लड़कियों से दोस्ती करने जाती है, लेकिन लड़कियां उसे बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करती है और उसे अनु की मौत के बारे में कहकर डराने लगती है। साथ ही उसे जल्दी से जल्दी वो रूम खाली करके जाने को कहती है। यहाँ तक कि स्वेटलाना उसे गाली देकर उसके ऊपर बहुत जोर से चिल्लाती है। उनका ये बिहेवियर मधु को बहुत ही अजीब लगता है और वो डोर लॉक करके अपने रूम में चली जाती है। अंदर जाकर मधु मिरर से पेपर को हटाती है जो कि अनु ने वहाँ पर चिपकाए थे। फिर अगले दिन मधु की जॉब का पहला दिन था और वो पहले दिन अपनी जॉब को बहुत अच्छे से करती है। जब वो लंच करने जा रही थी तो ऑफिस के एक रूम में बेला को उसके बॉयफ्रेंड नकुल के साथ में मेकआउट करते हुए देखती है। उन दोनों को सिचुएशन में देखकर मधु वहां से चली आती है, लेकिन बेला उसे देखकर उसे रोकती है और उसके साथ में लंच करने के लिए चली आती है। लंच के दौरान बातों को घुमा फिरा कर मधु नकुल के बारे में पूछती है कि वो ओरिजिनली कहाँ से है, क्या नकुल ग्वालियर में कहीं रहता था। बेला के मुताबिक नकुल का कजिन उनके कॉलेज और ग्वालियर से है, लेकिन नकुल दिल्ली से बिलोंग करता है। रात को भी मधु बेला के सोशल मीडिया पर नकुल के फोटो देख रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा जोर जोर से कोई नॉक करता है। उसे दरवाजा खोलने पर बाहर कोई नजर नहीं आता है। मधु को ऐसा लगता है कि 3rd फ्लोर की तीनों लड़कियां उसे परेशान कर रही हैं, तो इसीलिए उन लड़कियों के रूम के बाहर आने के बाद में मधु उनसे क्लियर कर देती है कि कुछ भी हो जाए वो इस हॉस्टल के इस रूम को छोड़कर नहीं जाएगी और अब वो उनसे डरने वाली नहीं है। अब रात को मधु को एक डरावना सपना आता है जहाँ पर वो नेकेड स्टेज पर खड़ी होती है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। कुछ लड़के उसके साथ में जबरदस्ती भी कर रहे थे और वो लड़के किसी को नकुल भैया कह रहे थे।
जिसके बाद में मधु नींद से जाग जाती है और एपिसोड 1 ये पर खत्म होता है। एपिसोड 2 का नाम है स्टॉकर, जहाँ पर हम 1 साल पहले की मधु की पास्ट लाइफ को देखते हैं। उस रात को कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम था जहाँ पर मधु भी एक एक्ट करने वाली थी और इसीलिए वो उस दिन बहुत ही अच्छे से रेडी हुई थी। वो रेडी होकर अपनी एक फोटो अपने बॉयफ्रेंड अरुण को भेजती है, जिसके बाद में वो स्टेज पर जाकर अपनी पोएट्री एक्ट परफॉर्म करती है। कुछ देर के बाद में अरुण और मधु क्लासरूम के पास में आते हैं और बातों में एक दूसरे के करीब आते हैं और उस दिन दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। तभी 3 लड़के वहाँ पर आकर अरुण के सर पर बैट से वार करके उसे जख्मी कर देते हैं। फिर वो लड़के मधु को पकड़कर उसके पास में मौजूद लैब में लेकर जाते हैं और वहाँ पर वो उसके साथ में जबरदस्ती करते हैं और इसी दौरान उनमें से एक लड़का मधु की ईयरिंग को उसके कान से खींचकर उखाड़ देता है और इसलिए आज भी मधु के कान पर वो जख्म है। उस रात कॉलेज में फंक्शन था तो म्यूजिक के शोर में किसी ने मधु की चिल्लाने की आवाज नहीं सुनी। उन लड़कों ने भी मास्क पहने हुए थे तो मधु उनके फेस को देख नहीं पाई थी, सिर्फ एक नाम सुना था, नकुल भैया, जो उसमें से एक लड़का बोल रहा था। आज भी वो रात मधु को बहुत डराती थी और इसी वजह से मधु आज तक अपने बॉयफ्रेंड अनु के साथ में इंटीमेट नहीं हो पाई थी। अब प्रेजेंट टाइम में मधु नकुल के ऑफिस में जाती है। मधु जहाँ पर काम करती है उसके पास वाली कंपनी में ही नकुल काम किया करता था। वो वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से नकुल का रियल एड्रेस जानने की कोशिश करती है कि कहीं नकुल ग्वालियर से तो नहीं है। तभी ऑफिस में वो नकुल को देखकर वहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाती है। नकुल भी इस चीज को नोटिस करता है और वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक मधु वहाँ से जा चुकी थी। इधर वो स्वेटलाना के गले में एक मार्क को नोटिस करते हैं, जो मार्क सिर्फ इसका गला घोटने पर ही आता है। ऊपर से स्वेटलाना ठीक से खाना तक नहीं खा पाती थी। वो कुछ भी खाती थी वो उसके गले से उतरता नहीं था, उससे उल्टी हो जाती थी। फिर इधर ग्रेसी अपनी कार को बहुत दिनों बाद निकालती है, लेकिन उसे कार अच्छे से चलानी नहीं आती थी। ऊपर से कार की डिक्की भी कभी कभी अपने आप खुल जाती है। फिर जब इल्लू उसकी कार में बैठती है तो उन दोनों को कार की पीछे वाली सीट से बहुत ही गंदी स्मेल आती है, लेकिन ग्रेसी के मुताबिक ये स्मेल किसी एनिमल के मरने की होगी जो कि शायद कार में फंस गया होगा। उसके बाद में दोनों 3rd फ्लोर में मौजूद अनु के रूम के बारे में बातें करते हैं, जो कि अब मधु का रूम है। ग्रेसी के मुताबिक लड़कियों ने बस कहानी बनाकर बाकी फ्लोर की लड़कियों को डरा कर रखा है, और क्या फर्क है इन पढ़ी लिखी लड़कियों में और गाँव के गवारों में, जो कि ऐसा ही अंधविश्वास की कहानी बनाकर औरतों को डायन बोलकर जिंदा जला देते हैं। ये सब सुनकर इल्लू ग्रेसी से उस हकीम को बुलाने के लिए कहती है ताकि उन लड़कियों के उस रूम की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। गीता भी इल्लू की बात मानकर हकीम को कॉल करके उसे हॉस्टल आने को कहती है। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं, जो कि अपनी जॉब के बाद में डॉक्टर सोहिनी के पास में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने गई थी। वहाँ पर मधु की सोहिनी की बेटी कियारा के साथ में अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों काम के बीच में हॉरर मूवीज देखा करते हैं। पहले मधु हॉरर मूवीज से बहुत ही डरती थी, लेकिन जब उसके साथ में जबरदस्ती हुई उसके लिए उससे ज्यादा स्कैरी कुछ नहीं था, और इसलिए अब उसे हॉरर मूवी से डर भी नहीं लगता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि जब से कियारा के पिता की डेथ हुई है तब से डिप्रेशन की वजह से स्कूल नहीं गई है। उसके बाद में मधु डॉक्टर सोहिनी से उन चारों लड़कियों के बारे में बात करती है कि वे लोग कभी भी हॉस्टल के गेट को पार नहीं करती हैं और ना ही वे चारों कोई जॉब करती है। सभी बहुत ही बीमार रहती है और उनकी बॉडी पर भी जख्मों के मार्क्स मिलते हैं। डॉक्टर सोहिनी उन चारों लड़कियों की इस प्रॉब्लम को उनकी दिमागी प्रॉब्लम कहती है। हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से उनके दिमाग पर कुछ ऐसा असर पड़ गया हो कि वो बाहर जाने से डर रही हो और खुद को हार्म कर रही हो। दूसरी तरफ ग्रेसी उन चारों लड़कियों को हकीम से मिलकर अपनी प्रॉब्लम के लिए हेल्प लेने के लिए कहती है। पहले तो वो लड़कियां किसी अनजान आदमी से हेल्प लेने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन बाद में वो इस चीज के लिए मान जाती है। कुछ देर के बाद में वो हकीम हॉस्टल में आ जाता है, जिसे ग्रेसी मधु के रूम में लेकर जाती है और वो चारों लड़कियां भी वहाँ पर आती है। रूम के अंदर घुसते ही हकीम को ये फील हो चुका था कि इस रूम में जरूर कोई बुरी शक्ति है, और इसलिए वो ग्रेसी को कहता है कि इस रूम को जल्दी से जल्दी खाली करवा दे। उसके मुताबिक अनु की घोस्ट इस रूम में मौजूद हो सकती है, शायद उसकी मौत इसी रूम में हुई थी। लेकिन ये बात सुनकर ग्रेसी हकीम को झूठा कहती है, क्योंकि अनु की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी, न कि इस रूम में। जिसके बाद में वो हकीम को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन लड़कियों को हकीम की बातों पर भरोसा हो रहा था, क्योंकि वो जाने से पहले उनके हॉस्टल से बाहर नहीं जाने की बात को लेकर पॉइंट करता है। हकीम के मुताबिक जिस ब्रुटल तरीके से वहाँ पर मौजूद उस घोस्ट की मौत हुई थी, उससे भी ज्यादा वो घोस्ट उन चारों लड़कियों के साथ में बुरा करेगा, और सबसे ज्यादा बुरा वो मधु के साथ में करेगा, जो कि उस रूम में रहने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं, जो कि हॉस्टल जाने के लिए बस में चढ़ रही थी, क्योंकि उसे अंधेरे रास्ते से मेट्रो तक जाने में डर लगता था। फिर जब मधु बस से हॉस्टल जा रही थी, तभी बस में मौजूद एक इंसान उससे हैरेस करता है, यहाँ तक कि बस से उतरने के बाद भी वो पर्सन मधु का पीछा कर रहा था। किसी तरह मधु अपने हॉस्टल में आती है, वो नहाने जाती है, तभी वो अपने शर्ट पर स्पर्म नोटिस करती है, मतलब कि उस इंसान ने बस में इतनी घटिया हरकत कर दी थी। गुस्से में मधु शर्ट को बाथरूम में ही फेंक कर चली आती है। फिर जब मधु बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, तो हम किसी एंटिटी को उसके ऊपर नजर रखते हुए देखते हैं। उसके जाते ही हम उस घोस्ट की झलक को मिरर में देख पाते हैं।
फिर जब स्वेटलाना गेट के पास में थी तो उसके पास हकीम आता है जो उसकी हेल्प करने के लिए उसे प्रॉमिस करता है। हकीम स्वेटलाना के गेट से बाहर आने के लिए कहता है और तब स्वेटलाना उसके ऊपर भरोसा करके गेट से थोड़ी दूर तक आती है, लेकिन तभी कोई एंटिटी उसका गला घोटने की कोशिश करती है और इसलिए स्वेटलाना फिर से गेट के अंदर चली आती है। उसे भरोसा ही नहीं है कि कोई उनकी हेल्प करेगा उन्हें हॉस्टल से बाहर निकालने में। तब हकीम उसे ब्लैक मैजिक से बनाई गई एक बातों में अरुण के मुंह से निकल जाता है कि वो दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। ये बात मधु को इतनी ज्यादा हर्ट करती है कि वो वहां से जाने लगती है और अपनी रेड लिपस्टिक भी मिटा देती है। उसे ऐसा लगा था कि उसके साथ में जबरदस्ती होने के बाद में अरुण उसे दूसरी लड़कियों से अलग कह रहा है। वो उस रात को उसे उन लड़कों से नहीं बचा पाया और इसी गिल्ट की वजह से अरुण उसके साथ में है। और अगर ये गिल्ट ही प्यार है तो मधु अरुण से ब्रेकअप करना चाहती है। अरुण के बहुत समझाने के बाद भी मधु का गुस्सा शांत नहीं होता है, जिसके बाद में अरुण उसे अपना रूम में लेकर जाता है। वो वहाँ पर मधु को हक करके उसे अपनी बातों के लिए माफी मांगता है। उस रात को अरुण आज तक नहीं भुला पाया है और उसे भी वो रात आज तक बहुत डराती है। मधु उससे ब्रेकअप करना चाहती थी ताकि अरुण अपनी लाइफ किसी और लड़के के साथ में अच्छे से जिए, लेकिन अरुण जब अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है तो मधु उसे माफ कर देती है और उसके साथ में ब्रेकअप नहीं करती है। दूसरी तरफ ग्रेसी इलू के घर पर थी जहाँ पर वो दोनों जीवा की मिसिंग होने की बात कर रहे थे। जीवा छोटे मोटे क्राइम करता था और इसलिए इलू उसे ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प ले नहीं सकती थी। तभी उन्हें किचन में बहुत सारी चींटियां नजर आती है। उन चींटियों की लाइन को फॉलो करते हुए उन्हें एक टाइल के पीछे बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ बिच्छू मौजूद है और उस बॉक्स में कुछ पैसे के साथ में हकीम के पास में मिलने वाली एक मेडिसिन भी थी। इलू समझ जाती है कि ये जीवा हकीम से लेकर आया होगा और यहाँ पर उसने छुपा दिया। इधर हकीम एक बच्चे को अपनी बातों में फंसाकर अपने घर के अंदर लाता है। फिर उस बच्चे को ढूंढते हुए जब उसकी माँ हकीम के घर पर आती है तो वहाँ पर वो कुछ ऐसा देखती है कि डर के मारे चिल्लाने लगती है। उस लेडी के ऊपर हकीम की कई दिनों से नजर भी थी। इधर अगले दिन मधु डॉक्टर सोहिनी के पास में जाती है और उन्हें अपने साथ में हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताती है, क्योंकि डॉक्टर सोहिनी हरास विक्टिम के साथ में थेरेपी सेशन शुरू करने वाली थी। उसकी बात सुनने के बाद में सोहिनी कहती है कि उस रात का ट्रॉमा अभी भी मधु के अंदर है, इसलिए वो अपनी लाइफ को नॉर्मल नहीं जी पा रही है। ऊपर से सोहिनी को ये बात अजीब लगती है कि स्ट्रिक्ट पेरेंट होने की वजह से मधु ने उन लड़कों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई। मधु को उनमें से नकुल नाम के एक लड़के के बारे में आइडिया था जो उन्हीं लड़कों का लीडर था। उसे लगता है कि उसका गुनहगार वही है जो उसे क्लास 10 से गिफ्ट भेजता था। उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और इसलिए बदला लेने के लिए उसने उसके साथ में ये हरकत की। मधु ने कभी भी उसे देखा तक नहीं था, वो सिर्फ उसे फोन करता था, वो उसके सामने कभी नहीं आया था। ये सब सुनकर डॉक्टर सोहिनी मधु को पुलिस कंप्लेंट करने को कहती है, लेकिन मधु इस केस में फंसकर उन भयानक पलों को फिर से नहीं जीना चाहती थी। वहां से निकलकर मधु नकुल के घर पर जाती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए कि वही उन लड़कों का लीडर तो नहीं है, लेकिन उसके घर के अंदर जाने में उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी मधु को नकुल घर के बाहर ही मिल जाता है और यहीं पर इस सीरीज का सेकंड एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज टोटल 8 एपिसोड की है, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में 2 एपिसोड को कवर करूंगा और टोटल 4 वीडियो में ये पूरी सीरीज कवर हो जाएगी और आपको डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही खौफनाक भी है, जिसका एंड आते आते कुछ ऐसे राज खुलेंगे जो कि हमें अभी कंफ्यूज कर रहे हैं, जैसे कि अनु की डेथ कैसे हुई, अगर अनु को एक्सीडेंट हुआ था तो हकीम ऐसा क्यों कह रहा था कि इस रूम में किसी की मौत हुई थी, और आखिर हकीम उस लड़की की माँ के साथ में क्या करेगा, इलू मिश्रा का बेटा जीवा हकीम के लिए काम क्यों करता था। ये सारी चीजें आगे आने वाले एपिसोड में आपको पता चल जाएगी। खौफ सीजन 1 का एपिसोड 3, जिसके एपिसोड 1 और एपिसोड 2 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें, जहाँ पर आपको बहुत सारी बातें पता चलेगी कि आखिर मधु के साथ में इस हॉस्टल में क्या होगा, हकीम ने उस लड़की के साथ में क्या किया, आखिर हकीम कौन है और ये तीनों लड़कियां हॉस्टल से बाहर क्यों नहीं जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 3। एपिसोड 3 का नाम है वेनम, जिसकी शुरुआत एक प्रीति नाम की लड़की से होती है जो कि बबन की शॉप पर पायल देख रही थी। बबन की शॉप हकीम के घर के सामने ही थी। जीवा प्रीति को इस पायल को खरीद कर देता है। फिर इसके बाद में जीवा और प्रीति के ग्रैंडफादर उसे हकीम के घर के अंदर लेकर जाते हैं। वे लोग प्रीति को घर के अंदर बैठने को कहकर बाहर चले जाते हैं। कुछ देर तक प्रीति वहीं पर बैठी रहती है, तभी उसे एक अलमारी के पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे अलमारी के पीछे से बेसमेंट तक जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, और जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए बाहर के लिए भागती है। वो अपने ग्रैंडफादर को बुलाती है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने नहीं आते हैं।
वो दरवाजे को भी जीवा और उसके ग्रैंडफादर ने बाहर से लॉक कर रखा था। पूरे घर में भागते दौरान प्रीति स्टेयर से गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। प्रीति वहां से निकलने के लिए अपनी हिम्मत हार चुकी थी। तभी हकीम उसके पास में आता है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। अब वो प्रीति के साथ में क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर मधु नकुल के घर में थी। वो उसे उस इंसिडेंट को लेकर कन्फ्रंट करती है। उसे पूरा यकीन था कि नकुल उसी का गुनहगार है। वही उसे स्कूल समय से स्टॉक करता था, उसे गिफ्ट भेजता था और जब उसने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तब उसने बदला निकालने के लिए अपने दोस्त के साथ में मिलकर उसके साथ में उस दिन जबरदस्ती की। नकुल मधु को समझा रहा था कि उसने उसके साथ में कुछ गलत नहीं किया है। वो तो आज तक ग्वालियर गया ही नहीं है, वो ओरिजिनली दिल्ली से ही बिलोंग करता है। लेकिन मधु उसकी कोई भी बात सुनने को रेडी नहीं थी। तभी अंदर बेडरूम से कोई आवाज आती है तो नकुल वहां पर जाता है। उसके पीछे मधु भी जाती है। वो देखती है कि नकुल अपने बीमार पिता की हेल्प कर रहा है। नकुल को अपने पिता को इस तरीके से केयर करते हुए देखकर मधु खुद डाउट में आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि नकुल वो लड़का कैसे हो सकता है। नकुल उसके साथ में बहुत ही रिस्पेक्टफुली बिहेव कर रहा था। वो उसे अपना कार्ड देता है ताकि हेल्प की जरूरत पड़ने पर मधु उसे कॉल कर सके। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही मधु नकुल के कार्ड को फेंक देती है। फिर हॉस्टल पहुंचने के बाद में मधु की दोस्ती दूसरे फ्लोर की कुछ लड़कियों से हो जाती है। उनमें से नीता नाम की लड़की से मधु को थर्ड फ्लोर पर रहने वाली सभी लड़कियों के बारे में पता चलता है कि उन सभी लड़कियों का एक ग्रुप बन चुका है। वो सभी हमेशा साथ में टाइम स्पेंड करती है। थर्ड फ्लोर उनका अड्डा हुआ करता था। फिर रोड एक्सीडेंट में अनु की मौत होने के बाद में वो चारों लड़कियां अकेली रहने लगी। कोई भी किसी से ज्यादा बातें नहीं करता था। उन्होंने हॉस्टल से निकलना तक बंद कर दिया था। उनमें से रीमा की 6 साल की बेटी भी थी, फिर भी वो हॉस्टल से बाहर नहीं जाती थी। दूसरी तरफ इलू हकीम के घर पर जाती है। उस समय वहाँ पर एक कपल हकीम के पास में आया हुआ था जहाँ पर उस आदमी की पत्नी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी। डॉक्टर भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे थे, बट हकीम की मेडिसिन से उसे थोड़ा आराम था। लेकिन बाद में फिर से उसकी बीमारी चालू हो गई, जिसके बाद में हकीम उस लेडी को कोई मेडिसिन पिला देता है। लेकिन उन्हें ये क्लियर कर देता है कि वो लेडी अब ठीक नहीं हो सकती है, कुछ दिन के बाद में उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर वो कपल रोते हुए वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद में इलू हकीम से उस बिच्चू के बारे में पूछती है जो उसके बेटे ने घर में छुपाया था। उसे शक था कि हकीम उसके बेटे जीवा के साथ में मिलकर बिच्चू के ऑयल की स्मगलिंग क्या करता है। वैसे भी 1 ग्राम बिच्चू का ऑयल 50,000 रुपए का है। लेकिन हकीम उसे क्लियरली कुछ नहीं बताता है। तब इलू बाहर उस कपल से मिलती है और उनसे हकीम के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि हकीम बीमारी का जहर निकालने के लिए हाथ में कट लगाता है और वहां से खून निकालता है। जिसके बाद में इलू उस लेडी के हाथ की फोटो खींच लेती है जिसमें हकीम ने कट लगाया था। फिर जब इलू पुलिस स्टेशन जाती है तब उसके सीनियर ऑफिसर उसके बेटे जीवा के बारे में पूछते हैं और इलू ये बहाना बनाती है कि उसने अपने बेटे को गांव में भेजा है और वहां से वो मिसिंग हो गया। फिर इलू अपने सीनियर से परमिशन लेकर उन लेडी के मर्डर केस की फाइल को खोलती है, जिस केस में कई सारी लेडी की डेड बॉडी अलग अलग जगह से मिली थी। उन डेड बॉडीज के हाथ में सेम वही कट मारकर ब्लड निकाल गया था जैसा हकीम अपने लेडी पेशेंट के साथ में करता था। उस केस फाइल में हमें प्रीति की फोटो भी दिखाई देती है, मतलब कि हकीम के हाथों प्रीति मारी जा चुकी थी और उसके एक पैर की पायल भी मिसिंग थी। उसका भी खून सेम तरीके से निकाला जा चुका था। तो वहीं पर हकीम के बेसमेंट में हम एक लेडी को बेहोश देखते हैं। ये वही लेडी थी जो कि अपनी उस छोटी सी बच्ची को ढूंढते हुए कल रात हकीम के घर पर आई थी। फिर हकीम उस लेडी की बॉडी में भी कट मारकर उसका ब्लड एक बॉल में जमा करने लगता है और उसके ब्लड के साथ बिच्छू के टुकड़े मिलाकर ब्लैक मैजिक करके उसे पी जाता है। हकीम उस लेडी की स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस तरह वो अपनी बीमारी ठीक करना चाहता था, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। वो चाहता था कि वो किसी भी बीमारी से न मरे। जिसके बाद हकीम बबन से उस लेडी की डेड बॉडी को फेंकने के लिए कहता है, लेकिन बबन ये काम कर करके थक चुका था। उसे भी अब हकीम के इन ब्लैक मैजिक का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तभी हकीम को बबन बताता है कि हॉस्टल से उसे कॉल आया था, जिसे सुनकर हकीम के अंदर फिर से एक नई उम्मीद जाग जाती है, क्योंकि उसकी बीमारी का इलाज हॉस्टल में ही था। यहाँ पर मधु नीता के साथ अपने रूम को डेकोरेट कर रही थी। तभी उसके रूम में हॉस्टल की 2 और लड़कियां सरला और एना आती है, क्योंकि उनके रूम का स्विच बोर्ड खराब था और वो मधु के रूम में मिक्सर चलाने आई थी। वे लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मधु के फेस पर सीलिंग से पानी टपकता है। मधु कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो पानी स्विच के बोर्ड में चला जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होता है। एना अपनी उंगली से मिक्सर के अंदर से चटनी निकाल रही थी। तभी अचानक से मिक्सर ऑन हो जाता है और एना की उंगली के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस इंसिडेंट से मधु बहुत ही शॉक्ड थी। दीवार पर लगे एना के खून को देखकर उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि उसे हॉस्टल को छोड़ने का सिग्नल मिल रहा हो। फिर अगले दिन मधु को डॉक्टर शोइनी की बेटी कियारा उससे एक ड्राइंग बनाकर गिफ्ट देती है। उस ड्राइंग में कियारा ने मधु का एक नया हेयर कट ड्रॉ किया था और उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बताया था। इसलिए सैलून जाकर मधु अपना वही हेयर कट करवा लेती है ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सके। लेकिन उसे क्या पता था कि सिर्फ उसके हेयर स्टाइल नहीं
बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जिसके बाद मधु अरुण के रूम में जाती है और वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन इस बार अरुण मधु के साथ में इंटीमेट नहीं हो पाता है और वो मधु के सामने जिम से थककर आने का बहाना बनाता है। लेकिन इसकी वजह कुछ और थी, ये हमें अरुण के एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। इधर इलू प्रीति के पेरेंट्स से बातें करने जाती है जो इस समय रेलवे स्टेशन पर रह रहे थे। वे लोग डेली प्रीति की डेड बॉडी को पहचानने के लिए आए थे। प्रीति के पिता हकीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहे थे, लेकिन प्रीति की माँ इलू को ये बताती है कि उस हकीम ने प्रीति के ग्रैंडफादर की कोई बीमारी ठीक की थी, जिसके बाद में उसके ग्रैंडफादर हकीम को बहुत मानते थे। हकीम के कहने पर वो प्रीति को उसके पास में लेकर गए थे और उन्हें शक है कि शायद उस हकीम ने अपने ब्लैक मैजिक के लिए उनकी बेटी की बलि दे दी है। अब ग्रैंडफादर भी मर चुके थे तो सच्चाई बताने वाला कोई नहीं था। इलू प्रीति की माँ को जीवा को फोटो दिखाती है जिसको पहचान जाती है क्योंकि जीवा ही उसके ग्रैंडफादर के साथ में प्रीति को गाँव से लेने के लिए आया था। अब इलू भी समझ चुकी थी कि उन लड़कियों को मारने में उसका बेटा जीवा हकीम का साथ दे रहा था। इधर हकीम गर्ल्स हॉस्टल में आता है और चारों लड़कियां उसे मधु के रूम में जाने देती हैं। तभी अचानक से रूम में अजीब अजीब चीजें होने लगती है और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हकीम रूम के अंदर ही था, उसे आईने में किसी का भूत दिखाई देता है जो कि हकीम का गला घोटने की कोशिश करता है। तभी वार्डन ग्रेसी आकर दरवाजा खोल देती है और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। ग्रेसी हकीम को देखकर बहुत ही गुस्सा थी और वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। फिर जब हकीम वहां से जा रहा था तो स्वेटलाना उसे बात करने आती है। तब हकीम उसे दी हुई उसकी ब्लैक मैजिक की मेडिसिन मधु को पिलाने के लिए कहता है। जब वो मधु उस प्रेत के काबू में होगी तब वे सभी हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए आजाद होंगे, लेकिन उस घोस्ट के काबू में आने के बाद में उन्हें मधु को उनके पास में भेजना होगा। दूसरी तरफ इलू को जीवा के बॉक्स में वो पायल मिलती है जिसकी दूसरी पायल प्रीति की डेड बॉडी में पाई गई थी, जो कि उसकी मौत से पहले जीवा ने ही प्रीति को खरीद कर दी थी। फिर जब रात को मधु अपने हॉस्टल पहुंचती है तो वार्डन ग्रेसी उसे नया ताला और चाबी देती है और आज जिस तरह उन चारों लड़कियों ने उसके रूम का लॉक तोड़कर हकीम को अंदर आने के लिए भेजा और जो उसके रूम में तोड़फोड़ हुई उसके बारे में बताती है। ये सुनकर मधु को उन चारों लड़कियों पर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन ग्रेसी इस समय कोई भी आर्ग्यूमेंट उन लड़कियों से करना नहीं चाहती थी। जिसके बाद मधु अपने रूम में चली आती है और तभी उसके पास रीमा आती है उससे बात करने के लिए। आज जो कुछ भी उसके रूम में हुआ उसके लिए भी रीमा उससे माफी मांगती है और उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। साथ ही रीमा ने मधु का वो शर्ट भी धोकर दिया था जिस शर्ट पर बस के अंदर एक मॉलेस्टर ने अपना स्पर्म लगा दिया था। रीमा मधु को एक पिन देकर कहती है कि अगर कभी भी बस में उसके साथ में ऐसी हरेसमेंट फिर से हो तो ये पिन उनकी बॉडी में घुसा दे। उसी समय वहाँ पर कोमल रीमा के लिए चाय लेकर आती है। उनमें से एक चाय के कप में हकीम की दी हुई मेडिसिन मिलाई गई थी। दोनों अपनी बातों में मधु को फंसाकर वो चाय उसे पिला देते हैं। फिर उसके बाद मधु अरुण के साथ में बेला और नकुल के एंगेजमेंट पार्टी में जाती है जो कि एक नाइट क्लब में थी। वहाँ पर नकुल मधु से बहुत अच्छी तरीके से बिहेव करता है। मधु भी अब नकुल के ऊपर शक नहीं कर रही थी और उस दिन के उसके बिहेवियर को लेकर उसे माफी मांगती है। फिर कुछ देर के बाद में जब सभी लोग पार्टी में बिजी हो जाते हैं तब अरुण मधु को पीछे के दरवाजे के पास में लेकर जाता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन मधु वहाँ पर ये सब नहीं करना चाहती थी। उसके मना करने के बाद भी जब अरुण नहीं रुकता है तब मधु उसके ऊपर बुरी तरीके से चिल्लाकर उसे धक्का दे देती है, जिसके बाद अरुण एक जगह पर अकेले बैठ जाता है। मधु को लगा कि अरुण उससे नाराज है, लेकिन अरुण नाराज नहीं बल्कि गिल्ट में था, क्योंकि उस रात को जब मधु ने अपनी फोटो अरुण को भेजी थी तो अरुण ने उस फोटो को अपने दोस्तों को भेजकर कहा था कि आज रात को वो और मधु पहली बार क्लासरूम में इंटीमेट होंगे, और उसके दोस्त ने उस फोटो को एक ग्रुप में डाल दी। मधु को हैरेस करने वाला वो लड़का भी उस ग्रुप में था। उसे पता था कि वो दोनों बाकी कॉलेज स्टूडेंट से अलग एक क्लासरूम के पास में होंगे। अगर उस दिन उसने वो फोटो अपने दोस्त को नहीं भेजी होती तो मधु के साथ में ये सब नहीं होता, और इसी गिल्ट की वजह से अरुण मधु के साथ में इंटीमेट नहीं हो पा रहा था। अरुण की ये बातें सुनकर मधु को उससे नफरत होने लगी थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके बॉयफ्रेंड की वजह से उसके साथ में ये सब कुछ होगा। फिर रात को वो रूम में आकर बहुत रोती है और तभी उसे किसी कीड़े की आवाज सुनाई देती है। वो उस कीड़े को पूरे रूम में ढूंढती है, लेकिन रूम में कोई कीड़ा नहीं था। यहाँ तक कि वो उस ट्रंक को भी खोलने की कोशिश करती है। असल में वो आवाज मधु के दिमाग से आ रही थी, क्योंकि उसने हकीम का वो मेडिसिन पिया हुआ था। फिर देर रात को मधु को उस ट्रंक से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। तभी एक बिच्छू उस ट्रंक से निकलकर मधु के पैर में काट लेता है। अचानक से मधु को अपने ऊपर एक प्रेत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड थी। वो ना तो चिल्ला पा रही थी और ना ही अपनी बॉडी को मूव कर पा रही थी। जिसके बाद मधु की नींद अगली सुबह खुलती है। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना था या रियलिटी, लेकिन उसके पैर पर किसी कीड़े के काटने का निशान जरूर है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 का नाम है फीवर, जिसकी शुरुआत हकीम के घर से होती है, जहां जीवा बेसमेंट में जाता है और वहां पर हकीम को वो एक लड़की की डेड बॉडी के साथ में देखकर बाहर चला जाता है। फिर हकीम बाहर आकर अपने खून लगे हुए हाथ को धोता है। ये लड़की भी उसकी बीमारी को ठीक करने का काम नहीं आई। उसका सेक्रीफाइस फिर से बेकार चला गया। फिर जीवा उसे डेड बॉडी फेंकने के पैसे मांगता है। साथ ही वो उसे लड़कियों को गुलाम बनाने के लिए ब्लैक मैजिक सिखाने को भी कहता है, क्योंकि उसे कुछ लड़कियों की औकात दिखानी थी। हकीम भी उसे ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए राजी हो जाता है।
और उसे बेसमेंट में लेकर जाता है। फिर रात को जब जीवा घर पर आता है तो फिर से उसके और उसकी माँ इलू के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। जीवा महीनों महीनों तक घर नहीं आता था और बहुत सारे छोटे छोटे क्राइम भी करता था। इलू को कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ जाता है, क्या काम करता है, और ना ही जीवा उसे कुछ बताता है। देखा जाए तो जीवा उससे नफरत करता था क्योंकि इलू ने उसके पिता को छोड़ दिया था। और जब जीवा ने एक बार एक लड़की की आंख फोड़ दी तब इलू ने खुद उसे पुलिस के हाथों जेल भिजवा दिया। लेकिन इलू तो अपने बेटे जीवा से बहुत प्यार करती थी, वो उसे खोना नहीं चाहती थी और इसलिए इलू जीवा को इन क्राइम से दूर रहने के लिए कहती है। अब बात रही उसे जेल भेजने की, तो उस समय अगर वो उसे जेल नहीं भेजती तो उस लड़की के घर वाले उसे मार डालते हैं। ये सब कहकर इलू जीवा की गोद में सिर रखकर रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ही डेस्परेट थी अपने बेटे के साथ में एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर जीवा भी उसे कंफर्ट करता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट में मधु कैंटीन में ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसका बॉयफ्रेंड अरुण उसे बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन मधु उसे इग्नोर कर रही थी। ऊपर से बिच्छू के काटने की वजह से उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसके पास में रीमा और कोमल आती है और उससे बात करती है। बातों ही बातों में वो दोनों फिर से मधु को चाय में ब्लैक मैजिक की मेडिसिन डालकर दे देती है। लेकिन इस बार मधु उस चाय को नहीं पीती है और अपने काम के लिए निकल जाती है। वो उसी दिन नकुल से भी मिलती है और उसे अरुण की सारी बातें बताती है कि कैसे उसने अपने दोस्त को उसकी फोटो भेजी और उसके दोस्त ने उसकी फोटो को ग्रुप में डाल दिया, जिससे कि सभी को पता चल गया कि वे लोग कहाँ जाने वाले हैं और उसके साथ में वो हादसा हुआ। मधु की सारी बातें सुनकर नकुल उसे बहुत सिंपैथी देता है। उसे उसके लिए बुरा फील हो रहा था, साथ ही मधु की हिम्मत की तारीफ भी करता है। यह निकी की माँ सोनिया और उसकी सिस्टर तनीषा उससे मिलने के लिए हॉस्टल में आती है। वे लोग निकी के हॉस्टल में रहने से बिल्कुल खुश नहीं थी और उनके लिए हॉस्टल बहुत ही गंदा और पुराना था। उनके मुताबिक वार्डन का रूम भी बहुत ही गंदा था और बिना एसी के निकी वहाँ पर कैसे रह रही थी। ऊपर से वे लोग निकी को देखकर शॉक्ड थे। वो उन्हें कॉल तक नहीं करती थी और उसने अपने बाल तक काट लिए थे। निकी की माँ और उसकी बहन निकी को कार में बैठाकर उसे इस हॉस्टल से अपने घर ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन निकी उनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। उसके मुताबिक उन लोगों ने कभी भी निकी को समझने की कोशिश नहीं की। उसके हकलाने का भी उन्होंने हमेशा मजाक ही बनाया। और जब बोर्डिंग स्कूल में वार्डन ने उसे बुरी तरीके से मारा तब भी उन लोगों ने उसे नहीं संभाला, उल्टा उसे बोर्डिंग स्कूल में ही रहने दिया। जो कुछ भी उसके साथ में हो रहा है वे लोग इसे भी नहीं समझेंगे और इसलिए वो उन्हें कुछ भी नहीं बताना चाहती है। निकी की इन बातों से वे लोग इरिटेट हो चुके थे और वे लोग इस बार निकी को हॉस्टल से ले जाने के लिए ही आए थे। लेकिन उनकी पैकिंग करने से पहले वे दोनों निकी को रेस्टोरेंट में ले जाने के लिए हॉस्टल से बाहर निकलते हैं। हॉस्टल से बाहर निकलते ही निकी बहुत डर चुकी थी और हॉस्टल से कुछ दूर जाने पर ही उसे हेवी नोज ब्लीडिंग होने लगती है और डर के मारे वो अपनी फैमिली को अपनी कार हॉस्टल में लेने के लिए कहती है। निकी की ऐसी हालत देखकर वे दोनों बहुत डर चुके थे और इसीलिए वो उसे हॉस्टल वापस लेकर आ जाते हैं। ये सब देखने के बाद भी निकी के पेरेंट उसे घर पर ले जाना चाहते थे, लेकिन निकी उन्हें क्लियरली समझा देती है कि वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। बाहर उसकी मौत ही लिखी है, कम से कम अंदर वो जिंदा तो है। इधर हम देखते हैं कि मधु का बिहेवियर भी थोड़ा बदल चुका था। इस बार जब बस में एक इंसान उससे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था तो मधु उसके प्राइवेट पार्ट पर एल्बो से वार करके उसे जख्मी कर देती है। फिर जब वो डॉक्टर शोहिनी के घर जाती है अपने असिस्टेंट की जॉब करने के लिए तो वहाँ पर कियारा की कैट मधु से डर रही थी। वो मधु का दिया हुआ खाना भी नहीं खा रही थी। तभी अचानक से मिरर में उसे वही प्रेत नजर आता है, लेकिन वो इस चीज को अपना हेलुसिनेशन मानती है। कुछ देर के बाद में उसे नकुल का एक मैसेज आता है जो उसे आज रात की पार्टी के लिए नाइट क्लब में बुला रहा था ताकि मधु का मूड थोड़ा ठीक हो, लेकिन वो उसका मैसेज इग्नोर करके अपने काम में बिजी हो जाती है। कुछ देर के बाद में उसे कियारा के कैट की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज से इरिटेट होकर अचानक वो पोजीशन की हालत में आकर कियारा की कैट को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर कियारा आती है और उसकी आवाज सुनकर मधु फिर से नॉर्मल हो जाती है। फिर वो कियारा की कैट को प्यार से छोड़ देती है। मधु को समझ में नहीं आता है कि आखिर उसे क्या हो गया है। वो तो कियारा की कैट को बहुत ही प्यार करती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इलू हकीम के घर के सामने मौजूद बबन की शॉप पर जाती है और उससे प्रीतिका वही पायल दिखाकर उसे उस पायल के बारे में पूछती है। साथ ही उसे जेल भेजने की धमकी भी देती है, लेकिन बबन इन सब धमकियों से डरने वाला नहीं था क्योंकि प्रीति के साथ साथ कई और लेडी की डेड बॉडी भी जीवा ने ही ठिकाने लगाई थी। लेकिन इसे जीवा ने प्रैक्टिकल खरीदा था क्योंकि लेडीज की डेड बॉडी से चीजें कलेक्ट करना जीवा की हॉबी थी और इसलिए उसने प्रीति की डेड बॉडी से पायल अपने पास में रखी थी। अगर वो जेल गया तो वो उसके बेटे जीवा को भी अपने साथ में जेल लेकर जाएगा। उसे अच्छे से पता था कि इलू अपने बेटे जीवा को फिर से जेल नहीं जाने देगी, नहीं तो जीवा को इन लेडी के मर्डर में फांसी हो जाएगी। बबन की कई बातें सब सच थी और इसलिए इलू उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हकीम को स्वेटलाना से खबर मिल चुकी थी कि उसका दिया हुआ मेडिसिन उन लोगों ने मधु को एक बार पिला दिया है। फिर हकीम स्वेटलाना से मधु की जॉब लोकेशन का एड्रेस लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर मधु बहुत सोचने के बाद में नकुल की पार्टी में जाने के लिए रेडी होती है। अचानक से उसकी पर्सनालिटी पूरी बदल चुकी थी। उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस और हिम्मत आ चुका था। पहले जिस सबवे के अंधेरे टनल से जाने में उसे डर लगता था, आज वो उसी अंधेरे टनल से अकेले जाने लगती है।
तभी वहाँ पर मौजूद एक इंसान जब उसके ब्रेस्ट पर हाथ लगाता है तो मधु उसके ऊपर जोर से चिल्लाती है और उसकी आंखों में पेपर स्प्रे मार देती है। वो वहीं नहीं रुकती है। वो इंसान जब उसे गाली देता है तो मधु वहाँ पर मौजूद एक ईंट उठाकर उस आदमी के सर पर वार करके उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। तब वहाँ पर हकीम भी आ चुका था। वो उस आदमी को मधु के हाथ से बुरी तरीके से पीटता हुआ देखकर समझ जाता है कि उसकी मेडिसिन काम कर रही है। मधु उसी नाइट क्लब में पहुंच चुकी थी जहाँ पर नकुल की बेला और उसके दोस्तों के साथ में पार्टी चल रही थी। नकुल मधु को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश था। वो मधु के न्यू लुक से बहुत ही इम्प्रेस्ड था, लेकिन बेला पार्टी में मधु को देखकर इतनी खुश नहीं थी और नकुल को मधु की केयर करता हुआ देखकर बेला जेलस फील कर रही थी। बेला और उसके दोस्त मधु के साथ में ज्यादा बातें नहीं करते हैं, इसलिए मधु पार्टी में अकेला फील कर रही थी और वो वापस अपने हॉस्टल में जाना चाहती थी, लेकिन नकुल उसे रोक लेता है। यहाँ पर नकुल की केयर और काइंडनेस देखकर मधु उसे लाइक करने लगती है और बातों ही बातों में मधु नकुल को किस कर लेती है। सडनली किस से नकुल शॉक्ड था, बट वो भी मधु को किस करने लगता है। तभी उन्हें बेला की आवाज सुनाई देती है और इसलिए मधु वहां से चली जाती है। लेकिन जब मधु जा रही थी तो उसका सामने एक लड़के सोता है जो कि नकुल को नकुल भैया बोल रहा था। ये शब्द सुनकर मधु को उस रात का वो इंसिडेंट याद आता है। तब भी उनमें से एक लड़के ने ठीक इसी तरीके से नकुल को नकुल भैया कहा था और यहाँ पर आज वो लड़का नकुल से ही मिलने आया था जो कि उसका कजिन रवि था और उसके साथ में उनका एक कॉमन फ्रेंड भी आया था। उन दोनों को बेला ने ग्वालियर से बुलाया था नकुल को सरप्राइज देने के लिए। इतने सारे कोइंसिडेंस देखकर मधु के साथ साथ हमें भी शक होता है कि कहीं ये नकुल और उसके दोस्त वही लड़के तो नहीं है जिसने मधु के साथ में उस रात वो कांड किया था। ऊपर से रवि और राज मधु को थोड़ी अजीब तरीके से भी देख रहे थे। इधर हम देखते हैं कि हकीम से मिलने भल्ला आया था जो कि हकीम पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि उसकी मेडिसिन से भल्ला की सेक्सुअल बीमारी ठीक नहीं हुई थी। ऊपर से उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई थी क्योंकि वो उसे सेक्सुअली खुश नहीं कर पा रहा था। भल्ला के मुताबिक वैसे तो हकीम ने उसके पॉलिटिशियन भाई की बहुत हेल्प की थी उसकी सेक्सुअल बीमारी छिपाने के लिए क्योंकि वो उसके क्राइम को छुपाता था और इसलिए भल्ला अब उसे उसकी बीमारी ठीक करने की धमकी देता है, नहीं तो उसके पॉलिटिशियन भाई से बोलकर वो हकीम के सभी क्राइम दुनिया के सामने ला देगा। उसे अच्छे से पता था कि हकीम ने कितने लड़कियों का खून किया था और कितने सेक्रीफाइस किए थे, इसलिए भल्ला चाहता था कि हकीम उसके सेक्सुअल बीमारी को भी ऐसे किसी लेडी को सेक्रीफाइस करके ठीक करे। इसे सुनकर हकीम उसे बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर भल्ला डर चुका था। हर तरफ औरतों के कटे हुए बॉडी के पार्ट और कुछ लेडी की डेड बॉडी प्लास्टिक बैग में बांधकर रखी गई थी। ये सब देखकर भल्ला अपना इरादा बदल देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन हकीम उसके गले में एक ऐसी मेडिसिन इंजेक्ट करता है कि भल्ला वहाँ से भाग नहीं पाता है और उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है। जिसके बाद में हकीम बड़ा सा चाकू लेकर भल्ला की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करने लगता है। दूसरी तरफ मधु के सपने में हकीम के घर का दरवाजा दिखाई देता है जो कि खून से लथपथ था, लेकिन उसने आज तक हकीम का घर नहीं देखा था तो वो इस सपने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। फिर वो अपनी बोतल में पानी भरकर आती है और मेडिसिन लेकर वो सोने वाली थी कि तभी उसे सीलिंग से लटका हुआ एक घोस्ट अपने पास में नजर आता है और अगले पल वो घोस्ट गायब हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट से मधु डरकर रोने लगी थी और रोने की आवाज सुनकर स्वेटलाना, कोमल, निकी और रीमा उसके रूम में आते हैं। रीमा देखती है कि मधु को फीवर हुआ है और उसने कुछ खाया भी नहीं है और इसलिए स्वेटलाना हॉस्टल में काम करने वाले रामू को हॉस्टल कैंटीन से कुछ खाना लाने को कहती है। इस दौरान मधु उनसे पूछती है कि इस रूम में ऐसी क्या चीज है, लेकिन चारों लड़कियां मधु से झूठ कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वे लोग अनु के रूम को उसकी मेमोरी के साथ में बंद करके रखना चाहते थे और इसलिए झूठी कहानी बना रहे थे। और रही बात हॉस्टल से बाहर निकलने की, तो उनके पास में कोई जॉब नहीं है तो हॉस्टल से बाहर जाकर वे क्या करेंगे। और अनु जो कि उनकी दोस्त थी, उसकी सैलरी बढ़ने के बाद में वो ये हॉस्टल छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसका ब्रेकअप होने के बाद में वो डिप्रेशन में चली गई और कुछ ही समय में एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत होने की खबर उन्हें मिली। इन चारों में से निकी सिर्फ ऐसी लड़की थी जो कि मधु को हॉस्टल छोड़कर वापस अपने घर ग्वालियर जाने को कह रही थी, लेकिन मधु वहां पर जाए भी तो कैसे जब उस सिटी में हर समय हर तरफ देखने पर उसके साथ में जो इंसिडेंट हुआ था वो उसे बार बार याद आता था। मधु उन लड़कियों को अपने साथ में जो हादसा हुआ था उसके बारे में बताती है और उसे जो नकुल पर शक है वो सारी बातें बताती है। तभी वहाँ पर रामू खाना लेकर आता है और स्वेटलाना चुपके से उस खाने में हकीम का दिया हुआ मेडिसिन मिलाकर मधु को खिला देती है। अब देर रात को जब निकी और कोमल बाथरूम में जाते हैं तो थर्ड फ्लोर के कॉरिडोर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की उन्हें आवाज सुनाई देती है। दोनों डरते हुए कॉरिडोर की तरफ देखते हैं और तब रीना और लाना भी अपने रूम के दरवाजे के पास में खड़ी होकर उस आवाज की तरफ देख रही थी। तभी मधु भी अपने रूम से बाहर आती है और उनसे उसका दरवाजे पर नॉक करने के बारे में पूछती है, लेकिन उन लोगों ने मधु का दरवाजा नॉक नहीं किया था, वो आवाज तो उसके रूम से ही आ रही थी। ये सुनकर मधु शॉक्ड थी कि तभी उसे अपने रूम में वही घोस्ट फिर से नजर आता है जो कि उसके रूम के अंदर उसे खींच लेता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो घोस्ट मधु को दीवारों पर पटक रहा था और रूम की चीजों को यहाँ वहाँ फेंक रहा था। उस घोस्ट ने रूम की लाइट भी तोड़ दी थी और मधु सिर्फ डर के मारे चिल्ला रही थी। वहीं वो लड़कियां सब कुछ देखकर भी चुपचाप थी। इधर वो हकीम हॉस्टल के बाहर खड़ा होकर थर्ड फ्लोर की तरफ देख रहा था
और वो अपने किसी मकसद का वेट कर रहा था। सालों पहले भी उसने लड़कियों को सेक्रीफाइस करके अपनी बीमारी ठीक की थी और उसने मौत को हराया था, और अब फिर से वो वही करने वाला है मधु के जरिए। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 4 खत्म होता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस हॉस्टल के नए नए राज हमारे सामने आ रहे हैं। हमें ये भी पता चला कि जीवा हकीम के लिए काम करता है और हकीम कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो लड़कियों को सेक्रीफाइस करके अपनी बीमारी को दूर करना चाहता है और मौत को हराना चाहता है। वही मधु के साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो कि किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। वो ग्वालियर छोड़कर दिल्ली इसलिए आई थी कि वो अपने पास्ट लाइफ को भुला सके, लेकिन यहाँ पर उसके साथ में ऐसा होगा उसे भी नहीं पता था। ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड की गलती से ही यह सब होगा, उसने इस बात का अंदाजा जरा भी नहीं लगाया होगा। और तो और उसके साथ में जो हैरेसमेंट हुआ था, वो लड़का भी यहीं दिल्ली में ही रहता है और बार बार उसके सामने आ रहा है। तो आगे के एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए हॉररलैंड।